टाइटैनिक के बारे में तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि वो किस तरह अटलांटिक ओशन में डूब गई और जिसके डूबने से कई लोगों की जान चली गई। लेकिन क्या आपने कभी कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के बारे में सुना है? वेल, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया भी एक काफी बड़ी क्रूज शिप थी और इसमें और टाइटैनिक में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो टाइटैनिक की लंबाई करीब 260 मीटर थी और कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की लंबाई करीब 290 मीटर थी। टाइटैनिक का वजन करीब 50 टन था और कोस्टा कॉन्कॉर्डिया का वजन 1 लाख टन से भी ज्यादा था। टाइटैनिक में करीब 3000 पैसेंजर्स आ सकते थे और कोस्टा कॉन्कॉर्डिया में करीब 3780 पैसेंजर्स आ सकते थे। अब यहाँ पर आप ये तो समझ सकते हैं कि ये दोनों ही काफी बड़ी शिप्स थी और इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं था। मतलब इन दोनों शिप्स में काफी चीजें कॉमन थी और यहाँ पर इन दोनों शिप्स में एक और बात कॉमन थी कि कोस्टा कॉन्कॉर्डिया भी टाइटैनिक की तरह ही गहरे पानी में डूब चुकी थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। तो इस वीडियो में हम कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की कहानी को जानने वाले हैं। इसके डूबने का कारण क्या था, किसकी गलती थी, किस किस को सजा मिली और आखिर में कितने लोगों की जान चली गई थी और कितने लोग जिंदा बचे थे। वेल, इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो हेलो, माय नेम इज आशु एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रूज शिप यानी वो शिप जो आपको समुद्र के वेकेशन पर लेके जाती है। और अगर कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के बनाने की लागत को देखें तो इसकी लागत थी 570 मिलियन यूएस डॉलर, यानी इंडियन रुपीस में इतना, जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और अगर टाइटैनिक की बात करें तो टाइटैनिक को बनाने की लागत थी 7.5 मिलियन डॉलर, यानी कोस्टा कॉन्कॉर्डिया से काफी कम है। लेकिन इसके महंगा होने का कारण भी था क्योंकि ये शिप बहुत ही लग्जरी थी। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया में करीब 1502 कैबिन्स थे और साथ ही 1500 गेस्ट कैबिन्स भी थे। गेस्ट कैबिन्स और हर एक रूम बिल्कुल कोजी था। इसके इंटीरियर से लेकर इसके डिजाइन तक सब कुछ एक नंबर। हर एक रूम में एक फ्लैट एलसीडी टीवी मौजूद था और बाथरूम तो ऐसा था कि गंदा करने का मन ही ना करे, जिसके साथ बाथरूम में एक प्राइवेट हॉट टब भी मौजूद था। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि कॉन्कॉर्डिया पर पूल्स, स्पा, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, बार्स, 3 लेवल का थिएटर, कसिनो, फ्यूचरिस्टिक डिस्को, बच्चों के लिए एक प्ले एरिया, ग्रैंड पिक्स, मोटर रेसिंग सिमुलेटर, एल्ट्रियम्स और डाइनिंग हॉल्स, जहां पर आप खाना खाते खाते समुद्र के नजारों का मजा ले सकते हैं। अब इतनी सारी फैसिलिटीज के बाद इस शिप का महंगा होना तो जायज था। और मैं यहाँ पर एक और बात बता दूं कि कोस्टा कॉन्कॉर्डिया पर जो स्पा बनाया गया था ना, वो स्पा उस समय का सबसे बड़ा स्पा था और सबसे एक्सपेंसिव, जो इसी शिप पर मौजूद था। अब इतने बड़े शिप पर सफर करने वाले लोग कितने महंगे होंगे, मतलब कितने अमीर होंगे। वेल, अगर कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की टिकट की बात करें तो इसके टिकट के प्राइस हजारों से लेकर लाखों तक पहुंचते हैं और इसके प्राइसेस रूट के हिसाब से कम या ज्यादा होते हैं, जिसमें लोग बड़े आराम से समुद्र का सफर करते आ रहे थे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक ये शिप डूबी नहीं थी। तो वो दिन था 13 जनवरी 2012। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया सिवितेवेचिवा इटली से 3206 पैसेंजर्स और 1023 क्रू मेंबर्स को लेकर करीब शाम के 7 बजे टिरेनियन सी की तरफ निकलती है। टिरेनियन सी असल में मेडिटेरियन सी का ही एक हिस्सा है जो इटली के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ मौजूद है। अब यहाँ पर कॉन्कॉर्डिया का ये प्लान था कि समुद्र के 7 दिन के सफर के बाद ये शिप सभी पैसेंजर्स को लेकर सही सलामत वापस आ जाएगी, लेकिन यहाँ कुछ और ही होने वाला था। 13 जनवरी 2012 ये शिप एक गिगिलो नाम के आइलैंड, जो टिरेनियन आइलैंड से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, उस आइलैंड के पास सेल बाय सल्यूट देने के लिए जाती है। सेल बाय सल्यूट, जिसमें एक जहाज को एक आइलैंड के किनारे पर लाया जाता है और उस आइलैंड पर मौजूद लोगों को सल्यूट किया जाता है। और अक्सर ये सल्यूट उस शिप के क्रू मेंबर्स की फैमिली को किया जाता है जो उसी आइलैंड पर मौजूद होती है। ये सेल बाय सल्यूट की प्रथा बरसों से प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन असल में ऐसे सल्यूट को करने के और भी कारण होते हैं। जैसे कि जब वो शिप उस आइलैंड के किनारे पर पहुंचती है तो उस आइलैंड पर मौजूद लोग अपना काम धंधा छोड़कर उस बड़ी सी शिप को देखने आते हैं, जिससे उस शिप और उस शिप की कंपनी की पब्लिसिटी होती है, जिसके कारण एक तरह से उस कंपनी की एड भी हो जाती है, वो भी फ्री में। देखा बिजनेस। लेकिन बस यही सेल बाय सल्यूट कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के डूबने का कारण बनने वाला था। तो जब कोस्टा कॉन्कॉर्डिया गिगिलो आइलैंड के पास पहुंचती है तो वो शिप उस आइलैंड के किनारे के कुछ ज्यादा ही पास आ जाती है और उस आइलैंड के किनारे पर मौजूद पत्थर और कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के बीच ज्यादा दूरी नहीं बचती। ऐसे बड़े बड़े पत्थर किसी आइलैंड के सी फ्लोर पर मौजूद होते हैं, कुछ इस तरह से,
जिनका साइज करीब 5 से 10 किलोमीटर तक होता है। और यहाँ पर कोस्टा कॉन्कॉर्डिया गिगिलो आइलैंड के पास पहुंचते समय इन्हीं पत्थरों से टकरा जाती है, जिसके टकराते ही पूरी कॉन्कॉर्डिया एक तरफ से झुकना शुरू हो जाती है और पूरी शिप में एक तरह से भूकंप आ जाता है। शिप के अंदर अलार्म बजना शुरू हो जाता है और सभी पैसेंजर्स के बीच हड़कंप मच जाता है। क्रू मेंबर्स सभी पैसेंजर्स को सेफ बोट्स की तरफ जाने के लिए बोलते हैं और शिप के कैप्टन फ्रांसिसको शेटिनो शिप को संभालने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन शिप धीरे धीरे पानी में डूबना शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग शिप से कूदकर तैरते हुए गिगिलो आइलैंड की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग सेफ बोट्स के जरिए वहां से बच निकलते हैं, लेकिन शिप में पानी घुसने के कारण अभी भी कुछ लोग शिप के अंदर ही फंसे हुए थे और पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि वो लोग शिप के बाहर ही नहीं निकल पाए, जिसके कारण इस इंसिडेंट में 32 लोगों की जान चली गई और सुबह तक करीब 4100 पैसेंजर्स को गिगिलो आइलैंड के पास पहुंचा दिया गया, जिनकी जान बच चुकी थी। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि जब कोस्टा कॉन्कॉर्डिया पत्थरों से टकराकर टेढ़ी होना शुरू हुई थी तो वो करीब 3 घंटे तक अपनी वैसी ही टेढ़ी पोजीशन में बनी हुई थी। और यहाँ पर ये कारण हो सकता है कि शिप के दूसरी तरफ से आने वाली हवा के प्रेशर की वजह से वो शिप स्टेबल रही होगी, जिसके कारण पानी में उसका बैलेंस बन गया होगा। लेकिन पानी में आधा डूबने के बाद भी ये शिप काफी तबाह हो चुकी थी। अब कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के पानी में डूबने के बाद इसका रेस्क्यू मिशन शुरू हुआ ताकि इसको पानी से बाहर निकाला जा सके, जिसके लिए 25 पेट्रोल बोट्स और कई सारे हेलीकॉप्टर्स काम पे लगे थे। डाइवर्स ने पानी में जाकर चेकिंग शुरू की ताकि वो देख सके कि क्या कोई पैसेंजर्स अभी भी पानी में फंसा हुआ है, ताकि वो पानी में फंसे किसी पैसेंजर को रेस्क्यू कर सके। और करीब 19 घंटों की मेहनत के बाद इस शिप को पानी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन सिर्फ इसको रेस्क्यू करने के बाद इसकी कहानी खत्म नहीं हो जाती। तो यहाँ पर गलती किसकी थी, जिसके कारण ये शिप हिस्ट्री का एक इंसिडेंट बनकर रह गई। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान गया कैप्टन शेट्टिनो पर, क्योंकि आखिर जहाज को कैप्टन शेट्टिनो ही तो चला रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जहाज के इंजन रूम और 5 कैबिन्स में पानी भर चुका था, जिसकी वजह से शिप की पूरी पावर खत्म हो चुकी थी और इंजन ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके कारण इस शिप को चलाना इम्पॉसिबल हो चुका था। हालांकि पत्थरों से टकराने के बाद कैप्टन ने शिप को संभालने की कोशिश तो की थी और उसकी दिशा को ठीक करने की भी कोशिश की थी, लेकिन तब तक पूरा जहाज एक तरफ से झुकना शुरू हो चुका था। जहाज पर मौजूद एक घबराई हुई पैसेंजर ने इटली में अपनी बेटी को फोन किया, जिसके बाद एक इटालियन कोस्ट गार्ड ने करीब 10 बजे इस शिप की कंपनी कॉन्कॉर्डिया को कॉल करते हुए इस इंसिडेंट की जानकारी दी और करीब 12 बजे कैप्टन शेट्टिनो अपने क्रू मेंबर्स के साथ एक लाइफ बोट में मौजूद थे। एक कोस्ट गार्ड ने कैप्टन को शिप पे मौजूद लोगों को बाहर निकालने का काम दिया, लेकिन कैप्टन ने मना कर दिया, क्योंकि आखिर शिप के टकराते ही कैप्टन शेट्टिनो अपने क्रू मेंबर्स के साथ सबसे पहले जहाज से कूदे थे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उस समय तक रेस्क्यू के लिए बोट्स और हेलीकॉप्टर्स आ चुके थे और सुबह तक बाकी के बचे पैसेंजर्स को भी गिगिलो आइलैंड पर पहुंचा दिया गया था। अगले दिन 14 जनवरी को सुबह करीब 6 बजे सर्च ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया, क्योंकि रेस्क्यूअर्स को लगा कि शायद बचे हुए लोगों को जिंदा निकाल लिया गया है। लेकिन अगले ही दिन डाइवर्स ने कॉन्कॉर्डिया के अंदर से करीब 30 और लोगों को जिंदा निकाला। अब भले ही रेस्क्यूअर्स ने इस शिप से कई लोगों को जिंदा तो बाहर निकाल लिया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू थी। शिप के कैप्टन शेट्टिनो और बाकी के क्रू मेंबर्स पर सवाल उठना शुरू हुए, क्योंकि आखिर पूरी शिप इन्हीं के तो कंट्रोल में थी। लेकिन यहाँ पर कैप्टन ने भी अपने बचाव में कई सारी बातें कही और उन्होंने कॉन्कॉर्डिया के डूबने का इल्जाम शिप के हेल्म्समैन जेकॉब पर लगाया। हेल्म्समैन यानी वो इंसान जो एक शिप के स्टीयरिंग को संभालता है। कैप्टन शेट्टिनो ने कहा कि शिप के टकराते ही जेकॉब ने उनके ऑर्डर्स पर जल्दी एक्शन नहीं लिया और अगर जेकॉब ने कैप्टन की बात सुनी होती तो शिप डूबने से बच सकता था। लेकिन एक इटालियन नेवल ने कहा कि इस तरह से टकराने के बाद तो वो शिप डूबने ही वाला था। शेट्टिनो ने कहा कि वो कॉन्कॉर्डिया को गिगिलो आइलैंड के इतने पास इसलिए लेकर गए थे ताकि वो पैसेंजर्स को इम्प्रेस कर सकें और उस आइलैंड पर रहने वाले एक रिटायर्ड कैप्टन को सल्यूट कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि 2012 में कॉन्कॉर्डिया ने गिगिलो आइलैंड की तरफ जाने के लिए जो रूट चुना था वो रूट बिल्कुल अच्छा नहीं था, यानी वो रूट अनडिफाइंड था जो शिप के डूबने का कारण बना। लेकिन इस सब के बाद भी इन्वेस्टिगेशन के चलते कैप्टन शेट्टिनो पर मैनस्लॉटर का चार्ज लगाया गया,
मैनस्लॉटर यानी एक क्राइम जिसमें एक इंसान की जान गई हो। साथ ही इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि कैप्टन शेट्टिनो ने उस शिप के नेविगेशन में कई सारी क्रिटिकल गलतियां और एरर्स किए थे, जैसे कि उस शिप को उस आइलैंड के ज्यादा ही पास लेकर जाना और शिप पर मौजूद लोगों को सही सलामत वापस ना निकाल पाना। और इस सब के लिए कैप्टन शेट्टिनो को 16 साल की जेल भी हुई। और कैप्टन शेट्टिनो ने कहा कि उन्हीं के लिए गए एक्शन की वजह से वो लोग जिंदा बच पाए और यहाँ पर उन्हीं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और यहाँ पर कॉन्कॉर्डिया के क्रू मेंबर्स का भी कुछ कहना था, आइए वो भी जान लेते हैं। एक मेंबर ने कहा कि उन्होंने सभी पैसेंजर्स को कैबिन में वापस जाने के संदेश दे दिए थे, क्योंकि शिप के डूबने के आधे घंटे पहले उन्हें लगा कि वो सारी दिक्कतें सॉल्व कर चुके हैं और शिप डूबने से बच सकता है। एक स्टेफिनो नाम के क्रू मेंबर ने भी यह बताया कि शिप के टकराते ही सबसे पहले कैप्टन शेट्टिनो ही शिप से कूद चुके थे। मुबिन शेख नाम के एक क्रू मेंबर ने कहा कि शिप के टकराते ही कैप्टन को सबसे आखिर में निकलना चाहिए था, ताकि सभी पैसेंजर्स को सही सलामत बाहर निकाला जा सके। मतलब यहाँ पर ये सभी क्रू मेंबर्स भी कैप्टन के खिलाफ थे। 2015 में सुनाई गई इस सजा के चलते कैप्टन शेट्टिनो अभी भी इटली की ज़ेबीबा प्रिजन में बंद है। वो जब जेल में गए थे तो 54 साल के थे और 70 साल तक की उम्र से पहले वो जेल से बाहर नहीं आने वाले। जुलाई 14, 2014 को कोस्टा कॉन्कॉर्डिया एक बार फिर पानी की सतह पर उतरी और 2014 में इसको तैयार करने के लिए एक घाट पर खड़ा कर दिया गया। 2015 में इसे जिनोवा में भेज दिया गया ताकि इसके सुपर स्ट्रक्चर्स को बाहर निकाला जा सके और 2017 में इसे कबाड़ बना दिया गया और इससे करीब 50,000 टन तक का मलबा निकाला गया। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के रेस्क्यू में लगे लागत की बात करें तो इसके पूरे रेस्क्यू में करीब 1.2 बिलियन डॉलर खर्च हुए थे और कोस्टा अभी भी अपने जहाजों के जरिए पानी का सफर जारी रखे हुए है। तो आपको कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के बारे में जानकर कैसा लगा और क्या कैप्टन शेट्टिनो के साथ सही किया गया या फिर गलत, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेल, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।